धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, मैं बोल रहा हूँ सब, परमिशन दी है इन्होंने। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं चुनाव सुधार जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आयोजित चर्चा में मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। लोकतंत्र की जननी के रूप में हमारा महान भारत देश पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत में चुनाव मात्र एक पॉलिटिकल एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि इन्हें लोकतंत्र के महापर्व के रूप में एक उत्सव की तरह मनाया जाता है, जिसमें देश के करोड़ों लोग मतदान के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। ये हमारे लोकतांत्रिक गणतंत्र की पहचान का एक सशक्त प्रतीक है तथा यही वह आधारशिला है जिस पर भारतीय लोकतंत्र की भव्य संरचना की नींव रखी गई है। स्वतंत्रता के बाद भारत में अपनी शासन प्रणाली के रूप में संसदीय लोकतंत्र को हमने अपनाया, जिसमें सार्वभौमिक वरिष्ठ मताधिकार के माध्यम से जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है। आज हम इलेक्शन रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। संविधान निर्माताओं के लिए चुनाव आयोग का कितना महत्व था, ये सभापति जी मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, लेकिन उससे एक दिन पहले, मंत्री जी मैं आपकी बात कर लूंगा, आपकी बात मैं करूंगा, अभी खादी की करनी है ना, मैं करूंगा। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, ये आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं। उससे एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को ही चुनाव आयोग का गठन किया हमारे संविधान निर्माताओं ने। उन्होंने कितना महत्व दिया चुनाव आयोग का, यह विषय तो भी समझना चाहिए ना हमें। इसलिए यह बात सभी को समझनी चाहिए कि संविधान निर्माताओं के लिए इलेक्शन कमीशन बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था थी। देश में संपन्न हुए 2024 के आम चुनाव में कुल 97.79 करोड़ मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल किया गया। चुनाव आयोग के अनुसार इसमें 6 राष्ट्रीय पार्टियां सहित कुल 743 राजनीतिक दलों ने लोकतंत्र के महापर्व में भाग लिया। चुनाव आयोग की स्थापना के उपलक्ष्य में हर वर्ष, सभापति जी ये भी ध्यान देने की बात है, हर वर्ष 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे देश की पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ और विदेशी प्रतिनिधि जो आते हैं उनके साथ चुनाव आयोग एक समारोह करता है, और मैं भी उस समारोह में जाता हूं, मैंने भाग लिया है। और भारत के चुनाव आयोग, चुनाव प्रणाली, चुनाव संचालन को लेकर के वहां पर जो विदेशी प्रतिनिधि आते हैं वो बहुत भूरी प्रशंसा करते हैं, और मुझे आश्चर्य होता है कि जो हमारे राजनीतिक दलों के लोग वहां आते हैं वो भी प्रशंसा करते हैं, लेकिन वो बाहर आलोचना करते हैं। साहब ये कैसा विरोधाभास है, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। ये गजब का विरोधाभास है कि यहाँ हमारे सारे विपक्षी शादी विरोध कर रहे हैं, वहां प्रशंसा करते हैं। पाकिस्तान के लोग मांग करते हैं कि भारत जैसा ये आपने भी ठीक इंटरवेंशन किया। ऑनरेबल सभापति जी, मैं बाबा साहब B.R. अम्बेडकर साहब द्वारा संविधान सभा में 25 नवंबर 1949 को जो भाषण दिया था वही हमारे इलेक्शन रिफॉर्म का बेस है, वही हमारे इलेक्शन रिफॉर्म का आधार है। 25 नवंबर 1949 को उन्होंने एक वक्तव्य दिया हमारे संविधान सभा में। ऑन द 26 जनवरी 1950 वी आर गोइंग टू एंटर इनटू ए लाइफ ऑफ कंट्राडिक्शन in politics. We will have a equality, and in social and economic life we will have a inequality. In politics we will be or recognizing the principle, यही हमारे इलेक्शन रिफॉर्म का आधार है। SIR का भी यही आधार है। In politics we will be recognizing the principle of one man, one vote and one value. यही प्रिंसिपल है SIR का भी, यही प्रिंसिपल है चुनाव का भी। एक आदमी का एक ही वोट होना चाहिए, एक ही वैल्यू होनी चाहिए। इसलिए एसआईआर में जो अपात्र वोट है, जो बाबा साहब के अनुसार अपात्र वोट है, वो नहीं रहने चाहिए मतदाता सूची में, और पात्र लोग हैं
वो छूटने नहीं चाहिए, यही बाबा साहब कह के गए हैं। अब क्या है कि राहुल गांधी जी किताब तो लेके आते हैं, लेकिन किताब में लिखा क्या ये पढ़ते नहीं है, ये समस्या है। इसलिए पढ़ना पड़ेगा क्या लिखा है? हाँ, ये बाबा साहब, मैं बताता हूँ आपकी बात भी, मैं मनीष जी आपकी बात भी बताऊंगा। बाबा साहब ने भारत में चुनाव भागीदारी हेतु वन मैन वन वोट वन वैल्यू के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार है, सभी के वोटों का मूल्य बराबर रखा गया। इसी प्रक्रिया के तहत कोई भी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कोई भी पात्र व्यक्ति वोटर लिस्ट में नामांकन से और वोट देने के अधिकार से छूटना नहीं चाहिए, और कोई भी अपात्र व्यक्ति वोटर लिस्ट में शामिल नहीं होना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग समय समय पर एसआईआर की प्रक्रिया संचालित करता है। मुझे समझ में नहीं आता कि इसमें किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए। कांग्रेस के जमाने में कितनी बार एसआईआर हुई साहब? वो करें तो ठीक, हम करें तो खराब। ये कैसा विरोधाभास है सर, मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, यहां यह भी उल्लेखनीय है कि देश के संविधान निर्माताओं के सामूहिक दूरदर्शिता का परिणाम था कि देश की आजादी के तुरंत बाद ही सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार लागू करके महिलाओं को भी वोटिंग राइट सुनिश्चित किया गया। ये बहुत बड़ी बात मैं यहां आपको आपके माध्यम से सदन को बताना चाह रहा हूं। अमेरिका जैसे देश को, अमेरिका सर 1776 में मिली आजादी के बाद 144 वर्ष लगे सर महिलाओं को वोटिंग राइट के लिए अमेरिका में। और सर इंग्लैंड में, जहां से हमने संसदीय प्रणाली ली, इंग्लैंड में 1918 में 30 वर्ष से ऊपर की जो महिलाएं थी उनको वोटिंग राइट मिला, और फिर 1928 में सभी महिलाओं को मताधिकार मिला। मतलब 2 बार, इंग्लैंड में भी 2 बार मताधिकार मिला, महिलाओं को संघर्ष करना पड़ा। और यहां बाबा साहब के कारण, बाबा साहब बी आर अम्बेडकर साहब के कारण उन्होंने कहा कि सबको मताधिकार दे दीजिए। अगर आप मताधिकार देते हैं, अदरवाइज यहां भी तो डिबेट जो है और तरह में जा रही थी संविधान सभा में। बाबा साहब खड़े हुए और उन्होंने कहा हमारे बाद भी बहुत से देश आजाद होंगे, भारत को नेतृत्व करना चाहिए मताधिकार के मामले में। अगर हम सबको मताधिकार दे देंगे और वैल्यू एक रखेंगे, एक आदमी एक वोट दे, एक ही वैल्यू हो, तो उसका प्रभाव दूसरे देशों में जाएगा। इस कारण से सबको मताधिकार मिला। और बाबा साहब ने ये कहा संविधान सभा में, किसी ने कहा कि ये महिलाओं को मताधिकार अभी क्यों दे रहे हो, ये तो परिवार के जो मुखिया कहेंगे उसके अनुसार वोट करेंगे। बाबा साहब ने कहा ऐसा नहीं है, भारतीय महिलाएं समझदार है, जब वो भागीदारी करेगी तो लोकतंत्र मजबूत होगा। अब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाएं भी भागीदारी कर रही है, लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। बाबा साहब की बात सही निकली। इससे आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब नए संसद भवन में पहले बिल के रूप में नारी शक्ति बंधन, यहां भी बाबा साहब को ही श्रद्धांजलि दी है नरेंद्र मोदी जी ने, नारी शक्ति बंधन जो अधिनियम बना हमारा, जिसमें लोकसभा और विधानसभाओं में 33% महिलाओं को रिजर्वेशन किसने किया? नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। भाई आप तो नहीं कर पाए ना। चुनाव आयोग के मार्गदर्शन में देश का प्रथम आम चुनाव। बैठिए, फिर आप नहीं रहेंगे यहां। सर, चुनाव आयोग के ही मार्गदर्शन में देश में प्रथम आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 52 तक सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। बहुत से लोगों ने आर्टिकल लिखे सर, बहुत से लोगों ने लेख लिखा कि भारत में लोकतंत्र सफल होगा कि नहीं होगा। चुनाव आयोग ने कितना बड़ा काम प्रथम चुनाव आयोग से करना शुरू किया है सर। हम चुनाव आयोग जैसी संस्था, जिसका हमारे साथी ललन सिंह जी ठीक ही कह रहे थे कि बाबा साहब ने कहा कि ये, हाँ बाबा साहब की बात तो आनी चाहिए ना, ये बाबा साहब ने कहा ये एक स्वतंत्र निकाय के रूप में काम करे, और इसकी चर्चा, इस ललन सिंह जी कह रहे थे भाई ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसकी चर्चा आपने मांगी, हमने कहा भाई एसआईआर तो उनका इंटरनल वर्क है चुनाव आयोग का, आप इलेक्शन रिफॉर्म में चर्चा कर लो। आप इलेक्शन रिफॉर्म माने नहीं उस समय,
उस समय इलेक्शन रिफॉर्म मान ले तो चर्चा हम उस समय भी कर देते। आप SIR पे अड़े रहे। संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, नहीं, इसमें जवाब इसका है साहब, हमारे पास जवाब कैसे नहीं है? इनको मैंने उनको उस समय भी बताया था, उस समय भी बताया था कि माननीय मंत्री जी, आप चेयर को एड्रेस करिए। नहीं, मैं चेयर को एड्रेस कर रहा हूं। इनको उस समय भी बताया था कि 14 दिसंबर 1988 को बलराम जाखड़ साहब ने कहा आपकी जैसी सीट से ही कि इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसमें हम इसके कार्यों की चर्चा हम नहीं कर सकते, इसके लिए हमें संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। इनको पता है, बीएससी में चर्चा हुई, या संविधान के अनुकूल प्रस्ताव लाना पड़ेगा, या संविधान के अनुकूल। आपने ठीक कहा सर। तो ये मैं संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आर्टिकल 3 to 4 के अंतर्गत इलेक्टोरल रोल की तैयारी, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन क्यों इलेक्टोरल रोल को ठीक रखना चाहता है, उनकी ये संवैधानिक जिम्मेदारी है। आर्टिकल 3 to 4 के अंतर्गत इलेक्टोरल रोल की तैयारी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन के संचालन हेतु निगरानी, निर्देशन और नियंत्रण के लिए शक्तियां प्रदान की गई है। संविधान सभा ने ही शक्तियां प्रदान की। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को आगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950, जिसका जिक्र मनीष तिवारी जी कर रहे थे, और रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स 1960 RER 1960 द्वारा उसको सशक्त किया गया। मैं उन नियमों में भी आगे आऊंगा। आर्टिकल 3 to 6 ये निर्धारित करता है कि भारत का प्रत्येक नागरिक जिसने क्वालिफाइंग डेट पर, सर ये इंपॉर्टेंट चीज है, आर्टिकल 3 to 6 ये निर्धारित करता है कि भारत का प्रत्येक नागरिक जिसने क्वालिफाइंग डेट पर 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, आपके ही प्रश्न का और जवाब किसी दे भी कानून, माननीय मंत्री, एक मिनट, माननीय मंत्री जी जो आपने प्रश्न उठाए थे, हाँ आऊंगा उसका जवाब मैं पहुंच जाऊंगा मैं पहुंच रहा हूं। आर्टिकल 3 to 6 ये निर्धारित करता है, गौरव जी जो उन्होंने कहा क्या अख्तियार है, आर्टिकल 324, 326 उसी का उल्लेख कर रहे हैं। यस, मैं पहुंच रहा हूं। आर्टिकल 3 to 6 ये निर्धारित करता है कि भारत का प्रत्येक नागरिक जिसने क्वालिफाइंग डेट पर 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है और किसी भी कानून के तहत अयोग्य घोषित नहीं है, उसे वोटर के रूप में पंजीकृत होने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त सेक्शन 16, जिस रूल्स की मनीष तिवारी जी बात कर रहे थे, सेक्शन 16, 19 और RP एक्ट 1950 नामांकन के लिए निम्नलिखित मूल पात्रता शर्तें निर्धारित करते हैं। ये क्या शर्तें हैं साहब, ये सुनो। आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए और साउंड माइंड होना चाहिए, ये शर्तें हैं। तभी तो सोनिया गांधी जी अब विषय आपके ध्यान में ही है कि वो बिना भारतीय नागरिक बने हुए वोटर लिस्ट में आ गई थी, तो बाद में नाम हटाना पड़ा और करना पड़ा। सबको पता ही है नहीं विषय, नहीं आपको तो अनुराग जी पता ही है, सबको पता है। आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए और साउंड माइंड होना चाहिए, सेक्शन 16। क्वालिफाइंग डेट पर आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, और संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में ऑर्डिनरीली रेजिडेंट होना चाहिए, ये सेक्शन 19। इसके अनुरूप ECI ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि केवल योग्य नागरिकों को ही इलेक्टोरल रोल में इंक्लूजन किया जाए। क्या गलत है साहब? और तथा निर्धारित पात्रता नहीं रखने वाले अयोग्य नागरिकों का एक्सक्लूजन किया जाए। ये कल्याण जी का भी जवाब दे रहे हैं। हाँ, इनका भी जवाब है। इलेक्टोरल रोल की शुद्धता और अखंडता बनाए रखना स्वतंत्र और निष्पक्ष इलेक्शन के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये एक विश्वसनीय रोल सभी योग्य मतदाताओं का नामांकन सुनिश्चित करने तथा अयोग्य और डुप्लीकेट एंट्रीज को हटाकर पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, तो लोकतंत्र को बढ़ाता है। यही काम इलेक्शन कमीशन का है। RP एक्ट 1950 के सेक्शन 21 व अन्य प्रावधान इलेक्टोरल रोल की तैयारी और संशोधन को लीगल बेस प्रदान करते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स 1960 का रूल 25 ये निर्धारित करता है कि ECI के निर्देशानुसार प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदाता सूची को या तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या समरी रिवीजन, जो साल में 4 बार होता है, समरी रिवीजन के द्वारा संशोधित किया जाता है। ये काम लगातार
इलेक्शन कमीशन करता है, इनके पीरियड में भी होता रहा है। एसआईआर मैं बताऊंगा तो 6-7 बार हुई है, कोई पहली बार हो रहा है ऐसा नहीं है। कर्नाटक में 2008 में हुआ है। ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो ईसीआई ने इन्हीं प्रावधानों के अंतर्गत उपयोग इलेक्टरल रोल को समय समय पर आवश्यकता के अनुसार समरी या इंटेंसिव रूप में संशोधित करने का कार्य किया। ये हिस्ट्री बोलती है। आप चाहो तो मैं समय नहीं लेना चाहता, मैं डेट वाइज बता सकता हूं कब कौन सी एसआईआर हुई, किसके पीरियड में हुई, कौन प्रधानमंत्री थे, सब है हमारे पास। आप जवाब दे दें। इलेक्टरल रोल का समरी रिवीजन, आप एक रूटीन, आप संसदीय कार्य राज्य मंत्री, इलेक्टरल रोल का, आप कानून मंत्री भी हैं, इसलिए आप लोगों के प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। मैं बताता हूं। इलेक्टरल रोल का समरी रिवीजन एक रूटीन अपडेशन प्रक्रिया है, रूटीन अपडेशन प्रक्रिया है, जबकि इंटेंसिव रिवीजन एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें बूथ लेवल ऑफिसर द्वारा हाउस टू हाउस इनमरेशन किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन के समक्ष यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि एसआईआर की प्रक्रिया पहली बार संचालित नहीं की जा रही है। मैं डेट बता रहा हूं, इससे पहले भी इंटेंसिव स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू वर्ष 52, 56, 57, 61, 65, 66, 83, 84, 87, 89, 92, 93, 95, 2002 और 3 इस समय हुई है। लेकिन पिछले 2 दशकों में कोई भी इंटेंसिव रिवीजन नहीं किया गया, क्योंकि इस अवधि में रैपिड अर्बनाइजेशन, शिक्षा या रोजगार हेतु माइग्रेशन तथा अन्य सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों के चलते नागरिकों के निवास स्थान में बार बार बदलाव हुआ, इसलिए वो कहां रहते हैं ये जानकारी करना जरूरी था। इसके चलते कई मतदाता नए निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकरण करा लेते हैं, लेकिन पिछले निर्वाचन क्षेत्र से अपना नाम हटाने में विफल रहते हैं, जिसका निशिकांत जी भी जिक्र कर रहे थे अपने माताजी और पिताजी का, जिससे डुप्लीकेट या गलत एंट्रीज उत्पन्न हो जाती है। इन्हीं सब पहलुओं को ध्यान में रख करके स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की आवश्यकता उत्पन्न होती रही है, ताकि मतदाता सूची को पूरी तरह साफ, सत्यापित, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाया जा सके। इसलिए विपक्ष द्वारा एसआईआर को लेकर लगाए जाने वाले आरोप और शंकाएं निराधार और तथ्यों से परे हैं। असल बात यह है कि बार बार होने वाले चुनाव में विपक्ष की हार में हमारे विपक्षी साथियों को हताशा और निराशा से भर दिया है। इनके लिए इनके पास कोई साधन नहीं है, कोई बहाना नहीं है, तो ये चुनाव प्रक्रिया में होने वाले सुधारों पर अंगुली उठाते रहते हैं। कभी इन्हें ईवीएम में गड़बड़ी दिखती है, कभी इन्हें एसआईआर की प्रक्रिया में कमी दिखती है। सच बात तो यह है कि इन्हें अपनी कमी नहीं दिखती है, जिसके चलते भारत की जनता ने इन्हें पूरी तरह से नकार दिया है। अध्यक्ष जी, मुझे विपक्ष की स्थिति पर गालिब का शेर याद आ गया, आपकी अनुमति हो तो। सर आगे बढ़िए सर, मान दीजिए। गालिब को पूछा कि मैं काम तो बहुत करता हूं, कोई आया गालिब को पूछने के लिए, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिलती, तो गालिब उनको जवाब देते हैं जो यहां अभी बोल के गए उन पर फिट बैठता है। उम्र भर इस भूल में जीते रहे गालिब, धूल चेहरे पर थी और हम आई नहीं पूछते रहे। मेहनत तो बहुत की, लेकिन चेहरा साफ नहीं हुआ सर, चेहरा साफ नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस और इनके नेता आज हमारे ऊपर चुनाव सुधारों को लेकर आरोप लगाते हैं। सच तो यह है कि कांग्रेस और इनकी परिवारवादी सोच शुरू से ही इतनी हावी रही है कि देश की आजादी के बाद ये वोट चोरी के काले कारनामों से बाज नहीं आए। वोट चोरी का झूठी अफवाह फैलाने वाले विपक्ष के दोगलेपन का पर्दाफाश करते हुए वोट चोरी के कुछ तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूं। 1951 में बाबा साहब का चुनाव हुआ सर, नहीं सर, ये मैं वोट चोरी की बात कर रहा हूं। 1951 में बाबा साहब का चुनाव, पहला चुनाव लड़ा बॉम्बे उत्तर से। आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि इस चुनाव में मात्र बाबा साहब 14,561 वोटों से हारे। बाबा साहब मात्र 14,561 वोटों से हारे, लेकिन कांग्रेस की ईर्ष्या और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति उनकी दुर्भावना के चलते 74,333 वोटों को खारिज करवा दिया। यही वोट चोरी है, यही वोट चोरी है। बाबा साहब के आगे और सुनिए सभापति जी, 74,333 ये कम वोट नहीं होते। ये जब वोट खारिज हुए तो बाबा साहब ने एक याचिका दायर की चुनाव आयोग में। जैसे ये कह रहे हैं चुनाव आयोग को हम क्या कर रहे हैं, उस समय क्या कर रही थी कांग्रेस, ये देख लो। ये 21 अप्रैल में डेट लाया हूं, 21 अप्रैल 1952 को डॉक्टर अंबेडकर ने 18 पन्नों
18 पन्नों की एक याचिका तैयार की, खुद एडवोकेट थे। और सोचिए, जिन्होंने संविधान बनाया उसी संविधान निर्माता को कांग्रेस और एक परिवार ने चुनाव में धांधली करके हरा दिया। ये चुनावी भ्रष्टाचार का पहला उदाहरण है। आगे तो कई उदाहरण ऐसे मिलेंगे, लेकिन चुनाव आयोग का सुनना नहीं है। अध्यक्ष जी, मेरी सुनो जनाब, इन्होंने चुनाव आयोग का सुनना नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी संविधान की किताब तो लेकर आते हैं, संविधान में लिखा क्या है इसको पढ़ते नहीं हैं, पढ़ने के आते भी नहीं। दूसरा उदाहरण सुन लिए, 1971 में आम चुनाव जिसका जिक्र कईयों ने किया, रायबरेली। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए इंदिरा जी द्वारा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग का आरोप, तो इसमें भी संविधान, इसमें कोर्ट में भी है, साबित भी हुआ। और इलेक्ट्रोल मेल प्रैक्टिसेस की घटना वोट चोरी का सबसे घिनौना करती है ये रायबरेली का चुनाव। ये याद ही नहीं आ रहा इनको, जो आज भी भारत के लोकतंत्र को शर्मसार करता है। और मैं कई उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन मुझे एक कहानी, मैं राजस्थान का आदमी हूं, मुझे कभी कभी लगता है हमारे यहां तो कहावत है, आपके यहां है कि नहीं है, कि उल्टा चोर कोतवाल को डंट। सब जगह क्या अभी आप ये नियुक्तियों की बात सुना, ये इलेक्शन कमीशन की नियुक्तियों से जुड़ा हुआ मामला। हमारी सरकार ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ा विधेयक, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति की सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि विधेयक 2023, जिसमें भी बोल के गए एलओपी, जिसमें बोल पे अभी गए, मैं उसकी बात कर रहा हूं, पारित किया, जिसका उद्देश्य संविधान के अनुच्छेद 324 3-4 के तहत चुनाव आयोग की नियुक्ति की प्रक्रिया को इंप्लीमेंट करना तथा 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कानून बनाने तक, ये एक ऐसा अरेंजमेंट था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सच्चंदा इसमें कानून नहीं बनाया, इसलिए कानून बनाने तक हम एक ऐसी व्यवस्था करते हैं। और ये कोई वो कानून बन गया था क्या? इन्होंने भी तो ऐसा, ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इलेक्शन कमीशन, उसकी सेवा की शर्तों के लिए बार बार अमेंडमेंट किया, तो हमने भी 2023 में अमेंडमेंट किया। और आगे और मैं कहना चाह रहा हूं कि जो ये इसमें लिखा हुआ है कि क्या करना था, इसमें लिखा हुआ है, ये है आपका 3 to 4 सबसेक्शन 5, जिसका मनीष तिवारी जी जिक्र कर रहे थे। प्रोवाइडेड that the chief election commissioner shall not be removed from his office except in like manner and on the like ground as a judge of the Supreme Court। अब सुप्रीम कोर्ट का जज जैसे हटता है वैसे इसको हटाना है, और वही कंडीशन करनी है। तो संविधान में लिखा हुआ वही तो हम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी संविधान की किताब तो लेकर के आते हैं, लेकिन भाई साहब पढ़ते नहीं हैं। क्या करें इसका? इन्होंने पढ़ने का, इन्होंने भी आधा पढ़ा है, उन्होंने भी आधा ही पढ़ा। अब ये बिहार में एसआईआर हुई, मैं भी बिहार के चुनाव में था, हमारे संजय जायसवाल जी भी यहाँ बैठे हैं, इन्होंने भी कहा भी बिहार के चुनाव में इसका कोई असर नहीं था, मुझे भी असर नहीं आया। और मुद्दे थे जो तो बोले नहीं, एसआईआर बोले, जनता ने इनको स्वीकार नहीं किया, नकार दिया, करारी हार हुई, तो कह रहे हैं ईवीएम खराब है या एसआईआर के कारण हार गई। ये कोई तरीका है क्या? पिकनिक मनाया ये लोग को। वो गाली वाला, गाली वाला दोबारा बोलना है क्या? गाली वाला दोबारा बोलना है क्या? बोलो जी। उम्र भर इस भूल में जीते रहे गालिब, धूल चेहरे पे थी और हम आईना ही पूछते रहे। कहां से रिजल्ट आएगा? वेणुगोपाल, कहां से रिजल्ट आएगा? हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट में, ये 12 राज्यों की एसआईआर का विषय भी है, वो भी बिहार का विषय भी सुप्रीम कोर्ट में गया। हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा, निर्वाचन आयोग को पूरे देश में मतदाता सूची के एसआईआर की प्रक्रिया संचालित करने का वैधानिक और संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। मनीष तिवारी जी कह रहे थे अधिकारी प्राप्त नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि निर्वाचन आयोग को पूरे देश में मतदाता सूची के एसआईआर की प्रक्रिया संचालित करने का वैधानिक और संवैधानिक अधिकार प्राप्त है और इस प्रक्रिया को रोका नहीं जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्य, मैं नाम नहीं लेना चाहता, साथ में एक और जज है, उन्होंने जो प्रश्न उठाए उनको अस्वीकार किया।
अब ये कह रहे नहीं उन्होंने हमारी बात को माना, मेरे समझ में नहीं आया ऐसा क्यों बोल रहे हैं। अब ये फिर मैं कहूंगा कि आप जीते तो ईवीएम ठीक, हम जीते तो ईवीएम खराब। ये कैसा विरोधाभास है सर? आप एसआईआर करें तो ठीक, हम करें तो खराब। ये कैसा विरोधाभास है? कर्नाटक में जीते तो ठीक है, महाराष्ट्र में हारता है तो ठीक नहीं। ठीक नहीं है, ये कैसा विरोधाभास है? आप अपॉइंटमेंट करें, नवीन चावला जी का कैसे अपॉइंटमेंट करा जी इन्होंने? एमएस गिल का कैसे अपॉइंटमेंट करा इन्होंने? ये इनको जानना चाहिए ना। आप अपॉइंटमेंट करें तो ठीक, हम अपॉइंटमेंट करें तो खराब। ये कैसा विरोधाभास है? नवीन चावला मीटिंग में से फोन करे, एसएमएस करे तो ठीक। हाँ, और उनके लिए एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर शिकायत लिखता है राइटिंग में, और उन पे कोई कार्रवाई नहीं करते, उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना देते हैं। ये कैसा विरोधाभास है जी? देखिए, मैं नवीन चावला का विषय भी बता देता हूं। चर्चा के दौरान कुछ माननीय सदस्यों ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर के भी प्रश्न उठाए हैं। शायद वे भूल गए हैं कि किन लोगों ने और किस तरीके से नवीन चावला जी को चुनाव आयुक्त और उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया था। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि यूपीए फर्स्ट के समय में नवीन चावला जी, जो गांधी परिवार के खास थे, चुनाव आयुक्त बनाकर चुनाव आयोग में लाया गया, जो गांधी परिवार के लिए काम करते थे। एक मिनट रुक जाए, एक मिनट बैठ जाइए, एक मिनट आप बैठ जाइए। सभा की सहमति हो तो 1 घंटे सदन की कार्रवाई को बढ़ा दीजिए। थैंक यू। अब यूपीए फर्स्ट के समय नवीन चावला जी, जो गांधी परिवार के खास थे, चुनाव आयुक्त बनाकर चुनाव आयोग में लाया गया, और जो गांधी परिवार के लिए काम करते थे। ये शिकायत किसने की? हमने नहीं की, मैं बताता हूं आगे। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि उनके कार्यों की शिकायत तथा उन्हें हटाने की सिफारिश तत्कालीन मुख्य आयुक्त श्री गोपाल स्वामी जी ने की राइटिंग में। फिर भी आप कुछ नहीं करे और हमारे को दोष देते हैं। उन्होंने मंत्री बनाया, हाँ, बाद में उनको मंत्री भी बनाया। इसके बावजूद नवीन चावला जी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। इतना ही नहीं, इनके प्रमोट करके मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया। आज ये हमारे ऊपर प्रश्न उठाते हैं। आप करो तो ठीक और हम करो तो खराब। ये कैसा विरोधाभास है सर? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, थोड़ा व्यवस्था दीजिए इसमें। इसी प्रकार श्री एमएस गिल 1996 से 2001 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे। उन्हें कांग्रेस और गांधी परिवार से निकटता और वफादारी का इनाम देते हुए पहले राज्यसभा का सदस्य, फिर सरकार में मंत्री बनाया। मंत्री इनको बनाया। वही नवीन। हाँ, वो करे तो ठीक, हम करे तो खराब। ये कैसा विरोधाभास है सर? इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। ये भरोसा जनता देगी, हम नहीं दे पाएंगे। हम यहाँ आपको बोलने की इजाजत देंगे, भरोसा जनता देगी। हाँ, जनता दे रही। देश के यशस्वी में अब देखो, सभापति जी, देश के प्रधानमंत्री जी के लिए भी इस चर्चा में कुछ विषय लेके आए। मैं थोड़ा सा देश के प्रधानमंत्री जी के वेणुगोपाल जी को लगता है कुछ गलत बोल रहे तो बताइए सर, ये तो हिस्टोरिकल फैक्ट्स आपको बता रहे हैं। नहीं, ऐसा कैसे? ये आपके इलेक्शन कमीशन को आपने क्या बता रहे हैं सारा देश को? You can't raise any concern about unchair. Please, वेणुगोपाल जी आर वेरी सीनियर मेंबर। नहीं सर, यही तो विषय आए सर चुनाव चर्चा में। अपॉइंटमेंट, ईवीएम, एसआईआर, सरकारी पैसे का दुरुपयोग, वोट चोरी, नेगेटिव कैंपेन, आधार, एमसीसी, महिलाओं की भागीदारी, शिकायत नहीं सुनता, यही विषय थे। इसी विषय पे बोल रहा हूं मैं, कोई अलग तो जा ही नहीं रहा। या अलग जा रहा हूं, आपको लगता है क्या? मैं तो ये कह रहा हूं, अलग जाएंगे तो हम आपको रोक देंगे। मैं देश के प्रधानमंत्री जी का विषय भी आया यहाँ, इसलिए चर्चा में ला रहा हूं, नहीं तो मैं नहीं लाता। देश के यशस्वी, तपस्वी और कर्मयोगी प्रधानमंत्री, ये 3 शब्द महत्वपूर्ण है सर। देश के यशस्वी, तपस्वी और कर्मयोगी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही हमारी सरकार को लेकर भारत की जनता और सामान्य मानवी के मन में ये विश्वास बना हुआ है कि ये सरकार जो कहती है वो करती है। जो वादे किए जाते हैं उन्हें धरातल पे पूरा किया जाता है। इसलिए ये धारणा बलवती हुई कि मोदी है तो मुमकिन है। माननीय प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व पर ये पंक्तियां सटीक बैठती है। आप कहो तो मैं सुना दूं, आपकी इजाजत होती है? प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व पर ये पंक्तियां बिल्कुल सटीक बैठती है। जमाना कहां वाकिफ है मेरी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। प्रधानमंत्री जी भारत को विकसित भारत बना करके ही दम लेंगे। इसलिए उन्होंने एक सपना देखा जिनको हम साकार करने के लिए
कभी रिफॉर्म की बात करते हैं, कभी परफॉर्म की बात करते हैं, ट्रांसफॉर्म करके इस मंत्र पे चल रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। और 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कृत संकल्पित है। सुधारों की यह प्रक्रिया निरंतर इसी प्रकार चलती रहेगी। हमें पता है इस मार्ग में कुछ मुश्किलें आएगी, हमें पता है, हम जानते भी हैं और पीएम साहब भी जानते हैं, अवरोध भी आएंगे, लेकिन हम बिना थके बिना रुके लक्ष्य की ओर बढ़ते रहेंगे। इसलिए फिर किसी शायर ने कहा है, मुश्किलें जरूर है मगर ठहरा नहीं हूं मैं, मंजिलों से कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं मैं। मुझे पहुंचना है 2047 तक और भारत को विकसित भारत बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। बहुत बढ़िया, वेरी गुड सर, कमाल हो गया। सुश्री एस ज्योतिमणि। Sir, mic, sir. Thank you, Chairman, sir.